हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने दर्पण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध ज्ञात करेंगे। यह संबंध ज्ञात करने से पहले हमें फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है इस बारे में पता होना चाहिए। यह दोनों डेफिनेशंस हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार इन दोनों डेफिनेशंस को रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव ओ से फोकस बिंदु F के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। दर्पण के ध्रुव O से फोकस बिंदु कैपिटल F के मध्य की दूरी फोकस दूरी स्मॉल f कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव O से वक्रता केंद्र C, दर्पण के ध्रुव O से वक्रता केंद्र C के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहलाती है। फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस दूरी स्मॉल f तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध हम निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध ज्ञात करने के लिए हम दर्पण का उपयोग करेंगे। दर्पण में अवतल दर्पण भी लिया जा सकता है और उत्तल दर्पण भी लिया जा सकता है। किसी भी एक दर्पण का उपयोग करके हम फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के मध्य रिलेशन ज्ञात कर लेंगे। यहां हम अवतल दर्पण ले लेते हैं, जिसके लिए हम इन दोनों के मध्य रिलेशन ज्ञात करते हैं। ये हमने यहां पर अवतल दर्पण ले लिया। अवतल दर्पण में उभार वाला भाग पॉलिश्ड होता है, रजत पदार्थ से लेपित, और जो दबा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष हो गया। ये मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष। ये अवतल दर्पण का
वक्रता केंद्र C और ये मुख्य फोकस F। ये आपतित किरण है SP, आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु P पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, अर्थात PF परावर्तित किरण है। CP बिंदु P पर अभिलंब है, CP बिंदु P पर अभिलंब है। SP आपतित किरण का अभिलंब CP के साथ बनाया गया कोण, SP आपतित किरण का अभिलंब CP के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण I कहलाता है। परावर्तित किरण PF, परावर्तित क्योंकि यहां पर जब यहां से परावर्तित होगी तो PF परावर्तित किरण हो गई। परावर्तित किरण PF का अभिलंब CP के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण स्मॉल r कहलाता है। ये हम कोई भी एंगल मान लेते हैं अल्फा, और ये दर्पण का ध्रुव कोण। तो अगर इसकी अपन इस डायग्राम की रचना लिखना चाहें तो SP एक आपतित किरण है जो दर्पण के बिंदु P पर परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, अर्थात PF परावर्तित किरण हो गई और CP एक बिंदु P पर अभिलंब हुआ। तो सबसे पहले हम इसकी रचना लिख लेते हैं। चित्र में SP एक आपतित किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण के बिंदु P पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से गुजरती है, अर्थात किरण PF परावर्तित किरण है तथा CP दर्पण के बिंदु P पर अभिलंब है। तो यही डेफिनेशन हम यहां पर इसकी रचना लिखेंगे। तो चित्र में SP एक आपतित किरण है। चित्र में SP एक आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण के बिंदु P पर आपतित होती है। आती हुई दर्पण के बिंदु P पर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण जब इस पर आपतित होगी, यहां से परावर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण कहां से होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु F
से गुजरती है। यह प्रकाश किरण फोकस बिंदु कैपिटल एफ, यहां से मतलब फोकस बिंदु कैपिटल एफ से होकर गुजरती है। कैपिटल एफ से होकर गुजरती है, अर्थात पी एफ परावर्तित किरण, अर्थात पी एफ परावर्तित किरण तथा सीपी बिंदु पी पर अभिलंब है। बिंदु पी पर अभिलंब है। ये इसकी रचना हो गई। अब इस डायग्राम को देखकर हम इसमें परावर्तन का नियम लगाएंगे, एकांतरकरण का नियम लगाएंगे, उससे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो डेरिवेशन को हम देखते हैं, इधर से स्टार्ट कर देते हैं हम डेरिवेशन को। सबसे पहले तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम हमने पढ़ा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर, जो कि परावर्तन का नियम था। तो देखो सबसे पहले परावर्तन के नियम से, किसके नियम से? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या है बेटा? परावर्तन का नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर। यही हमने पढ़ा था परावर्तन के नियम में कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हो गई समीकरण नंबर 1। डायग्राम को ध्यान से देखें। ये कोण आई कोण अल्फा के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है कि कोई भी दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, ये प्रमेय हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ी है कि दो समांतर रेखाएं हैं और वो कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस प्रकार बने जो कोण होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं, जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये मैथमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा है कि ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, तो ये जो कोण है एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ये एसपी किरण, आपतित किरण, और ये वाली जो किरण है ओसी पे जो आ रही है, ये दोनों ही क्या है? समांतर है। और जब ये समांतर है और ये सीपी तिर्यक रेखा हो गई, तो कोण आई किसके बराबर होगा? कोण अल्फा के बराबर। किस नियम से? एकांतर कोण नियम से। तो एकांतर कोण नियम से, एकांतर कोण नियम से क्या हो गया बेटा? कोण आई बराबर कोण अल्फा। ये कोण आई बराबर कोण अल्फा के हो गया। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम ध्यान से देखें, समीकरण 1 परावर्तन के नियम वाली और दूसरी एकांतर कोण के नियम वाली। तो समीकरण 1 और 2 में जब LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे, क्योंकि जब इनका एक पार्ट बराबर है दूसरा पार्ट भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब क्या हो गया? दोनों में हम देखें तो कोण आई LHS में आ रहा है, तो ये दोनों ही बराबर है, तो RHS भी बराबर होंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से जब LHS बराबर है तो RHS बराबर हो जाएंगे कोण R बराबर कोण अल्फा, समीकरण नंबर 3। अगर
अब ये कोण आर कोण अल्फा की बात करें तो कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं? त्रिभुज सीपीएफ में। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। ये पहले भी हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ी है। अब यहां हम देख रहे हैं कि कोण आर और कोण अल्फा कौन से त्रिभुज में है? त्रिभुज सीपीएफ। और त्रिभुज सीपीएफ में कोण आर कोण अल्फा के बराबर है तो इनके सामने की भुजा सीएफ और पीएफ एक दूसरे के बराबर होगी। ये मैंने बराबर के चिन्ह लगा दिए क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। मतलब सीएफ बराबर पीएफ, क्योंकि इनके सामने इसके सामने वाली भुजा इस कोण के सामने वाली भुजा ये इसके सामने वाली इस कोण के सामने वाली भुजा आर के सामने वाली भुजा तो हो गई सीएफ और अल्फा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? पीएफ। तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर, क्योंकि इनके ये कोण क्या है? बराबर हैं। तो यहां लिख सकते हैं अपन, चूंकि त्रिभुज सीपीएफ, ये त्रिभुज सीपीएफ, क्योंकि इसी के अंदर ये दोनों कोण आ रहे हैं तो त्रिभुज सीपीएफ में कोण आर तथा कोण अल्फा बराबर है। त्रिभुज सीपीएफ में कोण आर तथा कोण अल्फा बराबर है, अतः भुजा कौन सी बेटा? सी एफ बराबर पी एफ। जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो दोनों भुजा भी, इनके सामने वाली दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। मतलब आर के सामने वाली भुजा सी एफ और अल्फा के सामने भुजा पी एफ, ये भी बराबर होगी। जब ये यहां पर लिख दिया अपन ने कि चूंकि त्रिभुज सीपीएफ में कोण आर और कोण अल्फा बराबर है अतः भुजा सीएफ बराबर भुजा पीएफ। समीकरण नंबर 4 इक्वेशन 4 बन गई हमारे पास। अब हम आगे बात करें, यदि इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि इस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, मतलब ये जो किरणें इतनी दूर से आ रही है ये क्या हो? ये बिंदु पी ओके बहुत नजदीक आ जाए, ध्रुव के नजदीक, तो द्वारक बहुत छोटा हो गया। जब द्वारक छोटा हो गया तो ये पी एफ ओ एफ के क्या हो जाएगी? बराबर, क्योंकि ये बिंदु जब यहाँ पर है ये खिसकता यहाँ पर आ जाएगा तो बिंदु पी खिसकता हुआ कहाँ आ गया? बिंदु ओ के बहुत नजदीक, बहुत छोटा हो गया द्वारक। तो जब ये पी यहाँ खिसक के आ जाएगा तो पी एफ किसके बराबर हो जाएगी? ओ एफ के बराबर हो जाएगी, क्योंकि द्वारक क्या हो गया? छोटा। जैसे भुजा यहाँ पर है, ये दोनों आपस में बराबर है तो खिसकती इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपस में ये भी बराबर हो जाएगी। मतलब पी एफ बराबर ओ एफ। तो यहाँ पर हम आगे भी लिख सकते हैं, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो पी एफ बराबर ओ एफ। आगे लिख सकते हैं इसमें, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या आ जाएगा बेटा? पी एफ बराबर ओ एफ, पी एफ बराबर ओ एफ। मतलब ये बिंदु पी के सबके ओ के समथिंग आ जाएगा तो ये वाली भुजा ये ओ एफ भी किसके सिमिलर हो जाएगी? पी एफ के सिमिलर। ये वाली भुजा आपस में क्या हो जाएगी? बराबर, जब किसक के यहाँ आ जाएगा तो क्या हो गया? पी एफ बराबर ओ एफ। समीकरण नंबर 5। ये हमारे पास 5 इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये परावर्तन के नियम से, दूसरी एकांतर कोण नियम से, दोनों से इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गई। जब ये कोण बराबर है तो इनकी आपस में भुजाएं भी बराबर होगी। समीकरण नंबर 4 आ गई। इसके बाद यदि द्वारक बहुत छोटा है दर्पण का तो ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएगी, पी ए बराबर ओ एफ। अब हम बात करें
क्वेश्चंस की डायग्राम से क्या फॉर्मूला निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। तो देखो हमें तो ये भुजा निकालनी है ओसी, मुझे तो वक्रता त्रिज्या चाहिए क्योंकि ओ से लेकर सी तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर कहलाती है और ओ से लेकर एफ की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। तो मतलब ये अगर हम बात करें तो ये आ गई अपने पास ओसी, क्योंकि ओसी बराबर ए ओ से लेकर सी तक की दूरी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, ओ एफ प्लस इन दोनों टुकड़ों के योग के बराबर, ओ एफ प्लस सी एफ, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ये ओ से लेकर सी तक की। तो ये दूरी टोटल लेंथ किसके बराबर होगी, ये वाला टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा किसके बराबर हो जाएगा, ओसी के बराबर, मतलब ओ एफ प्लस सी एफ। तो ये लिख दिया मैंने ओसी बराबर ओ एफ प्लस सी एफ, ओ एफ प्लस सी एफ। ये आ गया हमारे पास ओसी बराबर, ये ओसी टुकड़ा किसके बराबर हो गया, ओ एफ प्लस सी एफ के बराबर। और यहां पर देखिए हम सी एफ किसके बराबर है, पी एफ के बराबर, और पी एफ किसके बराबर है, ओ एफ के बराबर। तो यहां पर हम आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि लगाकर फ्रॉम इक्वेशन 4 सी एफ बराबर पी एफ। तो यहां पर हम क्या रख देंगे, ओसी बराबर ओ एफ प्लस पी एफ फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या आ जाएगा बेटा, 5 से पी एफ बराबर ओ एफ, पी एफ बराबर ओ एफ। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओसी बराबर ओ एफ प्लस ओ एफ। क्या है हमारे पास, ओसी बराबर ओ एफ प्लस सी एफ, और सी एफ की जगह मैंने समीकरण 4 से मान रख दिया पी एफ। नेक्स्ट स्टेप पे तो ओसी बराबर ओ एफ प्लस पी एफ हो गया। अब पी एफ आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में समीकरण 5 में क्या है मेरे पास, पी एफ बराबर ओ एफ। तो ये मेरे नेक्स्ट स्टेप पे ओसी बराबर ओ एफ प्लस ओ एफ रख दिया। तो क्या हो गया बेटा ये मान। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, ओसी, ओ से लेकर सी तक की दूरी होगी कैपिटल आर, जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ओ से लेकर एफ की दूरी हो गई स्मॉल एफ, जो फोकस दूरी कहलाती है। तो ओ से लेकर एफ, ओ से लेकर कैपिटल एफ की दूरी स्मॉल एफ, और ओ से लेकर सी तक की दूरी आर, क्योंकि ये तो फोकस दूरी है, ये वक्रता त्रिज्या है। क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि दर्पण के ध्रुव ओ से वक्रता केंद्र सी के मध्य की दूरी, ध्रुव ओ से वक्रता केंद्र सी के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या आर कहलाती है, मतलब ओसी बराबर आर। और हमने फोकस दूरी में पढ़ा है दर्पण के ध्रुव ओ से फोकस, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाती है। डेफिनेशन से इसके अंदर हम मान रख देंगे। तो ये हो गया ओसी की जगह तो साइड में हम लिख सकते हैं, क्योंकि या साइड में लिखा जा सकता है। तो ये आ गया हमारे पास आर बराबर एफ प्लस एफ। तो ये आर बराबर मेरे पास आ गया 2 स्मॉल एफ, मतलब एफ बराबर आ गया मेरे पास स्मॉल एफ बराबर आर बाई 2। समीकरण नंबर कितनी, समीकरण नंबर 6 यहां लिख सकते हैं अपन, चूंकि ओसी बराबर तो कैपिटल आर और ओ एफ बराबर स्मॉल एफ फोकस दूरी। ये आ गया। तो समीकरण 6 से क्या स्पष्ट होता है, समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी। देखो यहां पर हमेशा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी बेटा, यहां पर देखें आधी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहां लिख सकते हैं अपन नीचे समीकरण 6 से
स्पष्ट है कि समीकरण 6 से स्पष्ट है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब F बराबर R/2। ये इस न्यूमेरिकल के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और डेरिवेशन भी पूछा गया है। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे पुट अप होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये टॉपिक सबको क्लियर है, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर डायग्राम के ऊपर पूरा क्वेश्चन चल रहा है। अब देखो इस पर हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। करो भाई, क्या क्या दिया हुआ है हमें सॉल्यूशन में। देखें क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़े, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो। क्या दी हुई है? वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास किसका मान है? कैपिटल आर का। वक्रता त्रिज्या दी हुई है हमें न्यूमेरिकल के अंदर। वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर 40 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? हो तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। स्मॉल एफ बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, दो ही चीजें हैं और फॉर्मूले में हमारे पास दो ही चीजें, एफ बराबर R/2। तो हमें ये देखना है कि फॉर्मूला लगाओ और न्यूमेरिकल हल कीजिए। क्या आएगा? करो सोन, देखें फॉर्मूला एक ही हमारे पास, चूंकि F बराबर R/2, F बराबर कितना होता है? R/2। तो F बराबर R का मान कितना है मेरे पास? 40/2, मतलब F बराबर 20 सेंटीमीटर। कितना इजी क्वेश्चन है देखें। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमारा डेरिवेशन क्लियर है, तो न्यूमेरिकल भी बहुत इजी होगा। इसी प्रकार यदि हम आगे चले, क्वेश्चन चेंज कर दें। ये तो हमें वक्रता त्रिज्या दी थी, हमने फोकस दूरी निकाली, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वही कंडीशन ऐसे लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड नहीं पूछता है। अगर पुराने बोर्ड के पेपर उठा के देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बोर्ड ने, और फोकट के 2 नंबर आते हैं। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी, अब हमको क्या दिया हुआ है? फोकस दूरी। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी
यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वही सॉल्यूशन में हम देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले किसी दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। किसका मान दिया हुआ है? फोकस दूरी का। तो सबसे पहले ये लिखेंगे हम, फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर 40 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है आगे? और क्वेश्चन को आगे पढ़े हम। उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? वक्रता त्रिज्या। तो जो ज्ञात करना है उसको लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। फॉर्मूला वही है हमारे पास, क्योंकि F बराबर R/2, तो F मेरे पास है 40 बराबर R/2, तो R बराबर हो गया, डायरेक्ट ही सोल्व कर लो। तो ये R निकालना है हमें, तो R बराबर 2F। तो ये आ गया मेरे पास R बराबर 2 मल्टीप्लाई 40, तो R बराबर 80 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 80 सेंटीमीटर। मतलब जिस दर्पण की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर होगी उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर होगी। बोर्ड कितनी बार क्वेश्चन इस प्रकार से दे देता है कि सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन बोर्ड अलग तरीके से भी पूछ लेता है, डायरेक्टली नहीं देता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। वो इस क्वेश्चन को घुमा के लिख देगा कि सिद्ध करवा लेगा, सिद्ध कीजिए कि किसी दर्पण की सिद्ध कीजिए कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या पूछेगा क्वेश्चन में? सिद्ध कीजिए कि किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या उल्टा कर देगा क्वेश्चन को, सिद्ध कीजिए कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। मतलब दोनों ही क्वेश्चन हम लिख लें कि किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पुट अप कर सकता है। इसके दोनों जो क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन लिखवा देता हूं मैं। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऐसे भी बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, सिद्ध करवा सकता है। अथवा सिद्ध कीजिए कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की, उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है।
दोगुनी होती है। तो बोर्ड या तो डायरेक्ट सीधा दे दे कि फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। अगर डायरेक्ट नहीं देता है तो फिर क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या दूसरी तरह से भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो केवल ये तीनों प्रकार से ही बोर्ड का क्वेश्चन होगा। इसके अलावा कोई चौथा इसका पैटर्न नहीं है जिसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सके। तीन पैटर्न है, या तो डायरेक्ट वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध पूछ लेगा, या फिर क्वेश्चन के रूप में देगा तो क्वेश्चन या तो इस प्रकार से या इस प्रकार से। और न्यूमेरिकल है तो बहुत सीधा सा फॉर्मूला है F बराबर R/2। तो ये हमारा टॉपिक था आज का कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें ध्यान से देखना है। सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है ये। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।